नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो गुलाम वंश के शासकों के पश्चात हमने जो खिलजी वंश के शासक हम पढ़ रहे हैं, और उन्हीं खिलजी वंश के शासकों में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और पीछे की क्लास में हमने शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत में विजय अभियान और अपने साम्राज्य का विस्तार, दिल्ली सल्तनत का किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सुदृढ़ीकरण किया जाता है और उसका विस्तार किया जाता है। उत्तर भारत के विजय अभियान के तहत हम आज चित्तौड़ के अभियान को पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने बताया था 2 अभियान हम पढ़ चुके हैं। गुजरात रणथंभौर का अभियान हम पढ़ चुके हैं। गुजरात का अभियान 1299 ईस्वी और रणथंभौर का 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर लिया जाता है। उसके पश्चात चित्तौड़ पे विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और उस आक्रमण के दौरान किस तरीके से क्या घटनाएं घटित होती है, और उसमें एक रोचक कहानी जो पद्मावत की कहानी आती है, रानी पद्मिनी की कहानी, जो अभी पीछे कुछ दिनों के दौरान जो पद्मावत पिक्चर बनी थी उसी के दौरान भी कई तरह का विवाद हुआ था। उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी सत्यता के बारे में आज समझेंगे और इतिहास में किस तरीके से उनका जिक्र किया गया है। तो हम बात करें चित्तौड़ अभियान की। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करने के पश्चात वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। तो चित्तौड़ के शासक के बारे में बात करें तो रत्न सिंह चित्तौड़ का शासक था और रत्न सिंह गुहिल वंश का शासक था। गुहिल वंश, जो गुहिल वंश है उसका शासक था राणा रत्न सिंह। राणा रत्न सिंह और उसकी पत्नी थी पद्मिनी और उसी दौरान जो आक्रमण के दौरान उसके 2 सेनानायक, वीर सेनानायक थे, गोरा और बादल, जिनके द्वारा अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने शासक के प्रति अपने प्राणों की बलि दे दी जाती है। एक पुस्तक है खजाइन उल फतवा, जिसके लेखक अमीर खुसरो के द्वारा इस युद्ध का वर्णन किया जाता है अपनी इस पुस्तक खजाइन उल फतवा। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है बार बार। उस किताब में ये इस जो चित्तौड़ आक्रमण का विवरण किया गया है और उसमें कहीं भी रानी पद्मावती के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। उसके पश्चात एक लेखक हुए हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने 1540 ईस्वी में एक पद्मावत की पुस्तक की रचना की, जिसमें रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी की लालसा और उसे चित्तौड़ आक्रमण का कारण बताया गया। लेकिन तात्कालिक इतिहासकार अमीर खुसरो और इस्लामी भी एक तात्कालीन इतिहासकार रहा है, उसने भी इसका विवरण कहीं भी नहीं किया है। तो खजाइन उल फतवा में ये विवरण किया गया अमीर खुसरो के द्वारा। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 ईस्वी में अपनी सेनाओं सहित वह चलकर दिल्ली से वह चित्तौड़ पहुंच जाता है, चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है तो राणा रत्न सिंह के द्वारा जबरदस्त प्रतिरोध किया जाता है और शुरुआती दिनों में इसको अलाउद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिल पाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पे आकर घेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राणा रत्न सिंह के दुर्ग पर आकर अपनी सेनाओं सहित घेरा डाल दिया जाता है और इस घेरे की घेराबंदी है जो 8 महीने तक निरंतर चलती रहती है, लेकिन मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कोई सफलता हासिल नहीं होती। इस तरीके से वह मायूस हो जाता है और जब राजपूत शासकों को भी अंदर ही अंदर जो दुर्ग के अंदर एकत्रित हो रखे थे और दुर्ग के अंदर से ही जो मुस्लिम सेना का प्रतिरोध कर रहे थे उनके सामने भी संकट आ जाता है और रसद की सामग्री कम होने लग जाती है। उनके साधारण भाषा में मैं बताऊं तो आप खाने की व्यवस्था है अनाज की, उसकी उपलब्धता कम होने लग जाती है, तो निरंतर प्रतिरोध करना संभव नहीं रहता है।
तो 8 माह के पश्चात राजपूत शासकों द्वारा रत्न सिंह और उसके सेनानायकों द्वारा निर्णय किया जाता है कि मुस्लिम सेना से सीधी टक्कर ली जाए और दुर्ग के फाटक खोल दिए जाते हैं और शत्रु सेना पर ये टूटकर पड़ जाते हैं। और ये जब शत्रु सेना पे टूट के पड़ते हैं तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना की संख्या अत्यधिक थी और राजपूतों की सेनाओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन राजपूत बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को एक बार पीछे धकेल देते, लेकिन इनकी संख्या अत्यधिक होने के कारण अंत में निश्चित रूप से सफलता अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिल जाती है जब राजपूत शासकों के द्वारा केसरिया बाना धारण किया जाता है। केसरिया बाना आपने सुना होगा, नहीं तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। केसरिया बाना ये क्या होता है? जब दुश्मन शत्रु सेना से बुरी तरह से हम घिर जाते हैं और कहीं भी सफलता दिखाई नहीं जाती है तो अंतिम प्रहार शत्रु पे किया जाता है, जिसमें राजपूत वीर योद्धाओं द्वारा अपने सर पर केसरिया बाना धारण करके और शत्रु सेना पे टूट पड़ते हैं और उनको मारते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इसे ही केसरिया बाना कहा जाता है। जब राजपूत शासकों द्वारा केसरिया बाना धारण किया गया और अलाउद्दीन की खिलजी की सेना पे टूट पड़ते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें पराजित कर दिया जाता है। जब केसरिया बाना तो राजपूत महिलाओं के द्वारा, जिसमें रानी पद्मिनी ने उनका नेतृत्व किया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में वहाँ पे राजपूत महिलाओं द्वारा जोहर किया जाता है। और जोहर के बारे में मैं बताऊं आपको, जब शत्रु सेनाओं के सामने सफलता दिखाई नहीं देती है कहीं भी, तो पुरुषों के द्वारा तो शत्रु सेना पे आक्रमण किया जा रहा है, अंतिम प्रहार किया जा रहा है और उसके पश्चात जो महिलाएं बचती हैं उनके द्वारा अपना सतीत्व बचाने के लिए जो आग की लपटें उसके अंदर वे कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है और अपने सतीत्व की रक्षा करती है, उसे ही जौहर कहा जाता है। तो पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जौहर कर लिया जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के अंदर पहुंचता है तो वह कत्लेआम का आदेश देता है, निराश होकर। जब 8 महीने पश्चात दुर्ग पर उसका अधिकार होता है तो वहाँ पर 30,000 कम से कम राजपूतों का कत्ल अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा किया जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अपना अधिकार कर लिया और चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। उसके पश्चात क्या करते हैं, उसका पुत्र होता है खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र को यहाँ पे नियुक्त करके वापस पुनः दिल्ली चला जाता है और उसके नाम पे ही चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया जाता है। और खिज्र खां के द्वारा ही जो चित्तौड़ दुर्ग के पास में गंभीरी नदी निकलती है, आपको पता होगा, गंभीरी नदी पे इस खिज्र खां के द्वारा ही एक पुल बनाया जाता है जो वर्तमान समय में भी मौजूद है। जब कभी आप चित्तौड़ जाओ तो उसे देख सकते हो। गंभीरी नदी पे जो पुल बना हुआ है वह खिज्र खां के द्वारा ही बनाया गया है। अब खिज्र खां को नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के एक इसी वंश के शासक हमीर देव जो सरदार था उसके द्वारा खिज्र खां को निरंतर परेशान किया जाता है और अंत में खिज्र खां वहाँ से छोड़कर दिल्ली पुणे चला आ जाता है। और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक मालदेव नाम के राजपूत की नियुक्ति वहाँ पे कर दी जाती है और उसी का प्रतिरोध भी हमीर देव द्वारा बराबर किया जाता है, जो गुहिलोत वंश का ही एक व्यक्ति था, सरदार था, जो निजी सरदार था। तो गुहिलोत वंश के सरदार हमीर देव के द्वारा जब मालदेव की मृत्यु 1321 ईस्वी में हो जाती है, उसके पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। यह है ऐतिहासिक घटना चित्तौड़, जिसका जिक्र इस अनुसार किया है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो पद्मावत है उसमें चित्तौड़गढ़ आक्रमण का जिक्र कुछ अलग ही किया गया है। तो हम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत रचना के अनुसार देखते हैं कि ये रानी पद्मिनी की कहानी क्या थी, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। पीछे भी आपको याद हो पद्मावत पिक्चर बनी तो उस दौरान इसी बात को लेकर कई तरह का विवाद खड़ा हुआ था। और अब बात करते हैं पद्मावत। ये पद्मावत रचना है एक, जिसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने इसकी रचना की 1540 ईस्वी में और ये आक्रमण होता है 1303 ईस्वी में। लगभग 250 साल पश्चात की ये घटना का जिक्र किया गया
इस रचना में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा और तत्कालीन इतिहासकारों और कुछ इतिहासकार फारसी इतिहासकारों द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इसमें सत्यता बहुत ही कम प्रतीत होती है। कहीं भी देखने में नहीं लगता कि ऐसे भी घटना घटित हुई। तो मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पद्मावत के अनुसार क्या बताता है रानी पद्मिनी की कहानी। मलिक मोहम्मद जायसी बताता है कि सील द्वीप से आप समझ रहे होंगे जो श्रीलंका, अपने श्रीलंका है, वहाँ पे एक शासक हुआ करता था, गोवर्धन नाम का शासक था। गोवर्धन नाम के शासक की पुत्री थी पद्मिनी। वो अत्यंत ही सुंदर थी और कई बार जो हिंदी काव्य में भी इसका उल्लेख किया गया है कि जब वो पानी पीती थी उसके गले से जब वो पानी नीचे उतरता था वो साफ साफ दिखाई देता था। इतना पारदर्शी था और इतनी सुंदर थी जिसकी चर्चा काफ़ी थी। तो इस चर्चा के बारे में एक हीरामन तोता था। हीरामन तोता के द्वारा राणा रत्न सिंह जो चित्तौड़गढ़ का शासक था उसको बताया जाता है। जब चित्तौड़गढ़ के शासक रत्न सिंह को बताया जाता है, रत्न सिंह को रानी पद्मिनी को पाने के लिए जो उसकी लालसा जाग उठती है और वह रत्न सिंह यहाँ से चित्तौड़ से चलकर श्रीलंका पहुँच जाता है और 12 वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात 12 वर्षों के प्रयास के पश्चात रानी पद्मिनी से मिलता है और इससे विवाह करके उसे चित्तौड़गढ़ ले आता है। ये मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार वर्णन किया गया कि रानी पद्मिनी सियल द्वीप की राजकुमारी थी और किस तरह रत्न सिंह उससे विवाह करके उसे यहाँ लेकर आता है। उसके पश्चात जब ये बात एक राघव नाम का पंडित है जो चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह के दरबार में रहता था और किसी तरीके से वह रुष्ट होकर चला जाता है रत्न सिंह से और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को जो रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रानी पद्मिनी को पाने की लालसा जाग उठ जाती है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है चित्तौड़गढ़ राणा रत्न सिंह के पास कि रानी पद्मिनी को शाही हरम में भेज दिया जाए। वह उससे विवाह करना चाहता है लेकिन रत्न सिंह के द्वारा मना कर दिया जाता है। ये मलिक मोहम्मद जायसी बता रहा है, ऐसा विवरण कहीं सत्य प्रतीत नहीं होता है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार है। फिर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है कि रानी पद्मिनी को दिल्ली भिजवा दिया जाए शाही हरम में और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के द्वारा शासक रत्न सिंह के द्वारा मना कर दिया जाता तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी सेना सहित चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है और मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण का मुख्य कारण रानी पद्मिनी को ही माना है। तो चित्तौड़गढ़ सेना लेकर पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी 8 माह तक घेरा डाले हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में पड़ा रहता लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा फिर छल कपट का सहारा लिया जाता है और छल कपट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या मांग की जाती है कि मैं रानी पद्मिनी को एक दर्पण में देखना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे सामने भले ही नहीं दिखाए, आप मुझे दर्पण में दिखा दे और रानी पद्मिनी को देखने के पश्चात मैं पुनः दिल्ली लौट जाऊँगा। उसकी सुंदरता के बारे में मैंने इतना सुना है तो मैं एक बार उसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। और इस तरह राणा रत्न सिंह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं रानी पद्मिनी को दर्पण में दिखाने के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी जब रानी पद्मिनी को दर्पण में देखता तो कहते वो और अत्यधिक उसकी लालसा जाग उठ जाती है कि वह रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए और अत्यधिक प्रयास करने लग जाता है और उसके बारे में सौंदर्य को देख कर वह मूर्छित हो जाता है। जब इस तरीके से राजा रत्न सिंह द्वारा दिखा दी जाती है रानी तो उसके पश्चात दुर्ग से वह पुनः वापस अलाउद्दीन खिलजी लौट रहा है और अपनी सेना सहित दिल्ली लौटने को कहता है। तो राणा रत्न सिंह के द्वारा शिष्टाचार के तहत जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको दुर्ग के बाहर छोड़ने तक वह आता है और उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट करते हुए कूटनीति के द्वारा राणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया जाता है और राणा रत्न सिंह को बंदी बनाकर वह दिल्ली अपने साथ ले जाता है और राजपूत सरदारों को संदेश भिजवाता है कि अगर अपने राणा को आप चाहते हो तो रानी पद्मिनी को शाही हरम में भेज दो। जब ये बात रानी पद्मिनी को पता चलती है तो रानी पद्मिनी के द्वारा एक गुप्त योजना बनाई जाती है। उस योजना के तहत वह रानी पद्मिनी रत्न सिंह को वापस पुनः दिल्ली से लेकर आती है। तो रानी पद्मिनी द्वारा क्या योजना बनाई जाती है? रानी पद्मिनी द्वारा
ये योजना बनाई जाती है कि वह खुद स्वयं दिल्ली जाएगी और उसके लिए उसने 1600 सैनिक राजपूतों को जो शस्त्रधारी शासक थे, जो शूरवीर योद्धा थे, उनको एक टोलियों में बिठा लिया। जो टोली होती है डोली, उस डोलियों में 1600 डोलियां सजाकर तैयार करवाई और उन डोलियों के अंदर वो राजपूत योद्धाओं को बैठा लिए और उसके जो गोरा और बादल जो वीर सेना नायक थे उनको भी वह साथ लेकर दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के पश्चात रानी पद्मिनी के द्वारा अपने पति रत्न सिंह को आज़ाद करा लिया जाता है और रानी पद्मिनी दिल्ली से रत्न सिंह को लेकर पुनः चित्तौड़ पहुंच जाती है और इसी संघर्ष के दौरान गोरा की मृत्यु दिल्ली में ही हो जाती है। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रोधित होता है और पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रानी पद्मिनी चित्तौड़ पहुंच जाती है। उसी दौरान जो कुंभलगढ़ का सरदार होता है देवपाल से राणा रत्न सिंह का युद्ध होता है और उसी युद्ध के दौरान राणा रत्न सिंह की मृत्यु हो जाती है और रानी पद्मिनी राणा रत्न सिंह के साथ ही सती हो जाती है। ये मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार घटना है। और उसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पुनः आक्रमण किया जाता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर और चित्तौड़गढ़ में राजपूतों का कत्लेआम किया जाता है और 30,000 राजपूतों को मारा जाता है। अब इस कहानी में कितनी सत्यता है इसका तो आकलन आप खुद भी कर सकते हो विद्यार्थियों। कहीं भी ये बातें संभव नहीं लगती है क्योंकि तत्कालीन इतिहासकार जो इसामी और अमीर खुसरो है उन्होंने कभी भी अपनी किताब में इसका जिक्र नहीं किया और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसका जिक्र किया। कई इतिहासकारों ने, जो मुस्लिम इतिहासकार और फारसी इतिहासकारों ने इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बात में सत्यता कम ही प्रकट होती है कि किसी स्त्री के लिए एक जो दिल्ली का सुल्तान है वह आक्रमण कर सकता है एक चित्तौड़गढ़ पे, लेकिन उसकी आक्रमण की कई बातें कुछ अलग ही रही। जो गुजरात प्रांत उसने जीता था तो व्यापारिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का अत्यधिक महत्व था क्योंकि बीच में यही उनको आपस में जोड़ता था। गुजरात से जो मार्ग जाता था दिल्ली के लिए उसमें बीच में चित्तौड़ आता था और एक सुल्तान के लिए वो चीज़ें अहमियत रखती थी उसे जीतने के लिए। ये रानी पद्मिनी की कहानी ज़्यादातर मनगढ़ंत लगती है। इसमें कितनी विश्वसनीयता, इसमें इतिहासकारों में भी अभी मतभेद है। इसमें इतिहासकारों का एक पक्ष कहता है कि रानी पद्मिनी की कहानी सत्य है और दूसरा पक्ष कहता है कि रानी पद्मिनी की कहानी बिल्कुल झूठ है। अगर समर्थकों के पक्ष में हम देखें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है जो इतिहासकार हैं, ये कहते हैं इस बात को सत्य मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखा है वो इस बात को सही मानते हैं और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा है वो भी इस बात को सत्य मानते हैं। लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री के राइटर विरोधी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है इस बात को सत्य प्रतीत नहीं मानते और डॉक्टर कानून और डॉक्टर हबीब भी इस बात को झूठी मानते हैं। तो हमने आज पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण और चित्तौड़ आक्रमण में किस तरह उसने सफलता हासिल की और चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह की हत्या करके चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और उसके पश्चात एक जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी रचना पद्मावत के अनुसार किस तरीके से उन्होंने ये रानी पद्मिनी की कहानी इसके बारे में भी हमने जाना। और आने वाली क्लासों में हम आगे की क्लास में उत्तर भारत के दूसरे अभियान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत का हमने जो अभियान पढ़ लिया है, गुजरात अभियान पढ़ लिया है, रणथंभौर अभियान पढ़ लिया है, चित्तौड़गढ़ अभियान पढ़ लिया है। अब मालवा, सिवाना और जालोर के अभियान पढ़ेंगे और इसके तहत उत्तर भारत के समक्ष अभियान अलाउद्दीन खिलजी के पूर्ण हो जाएंगे। उसके पश्चात हम अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत के अभियान हैं उनको पढ़ेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस तरीके से प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, क्या क्या कानून बनाए जाते हैं और बाजार नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल के दौरान काफ़ी कार्य किए जाते हैं क्योंकि ये महत्वाकांक्षी युवक रहता है और इसका अत्यधिक दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार इसके काल में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बोलिए यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।